बिजली कभी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही थी। बबली कबूतरी बिजली कभी की पड़ोसन थी। बबली कबूतरी का बेटा अपनी माँ से कहता है, मम्मा, बिजली आंटी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही हैं। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है खाने को। जाइए, आप आंटी से मुझे आलू मटर वाले चावल ला दीजिए। अरे बबलू बेटा, आपको किसने बताया? मम्मा, मुझे जुगनू ने बताया है। ठीक है बबलू बेटा, तुम घर पर ही बैठो, मैं अभी बिजली से चावल लेकर आती हूँ। बबली कबूतरी अपने घर से निकलती है और बिजली कभी के घर जाती है। बिजली बहन, मेरा बबलू भी आलू मटर वाले चावल मांग रहा है, मुझे 1 प्लेट चावलों की दे दो। ना ना कबूतरी, मैं तो किसी को 1 चम्मच भी चावल नहीं दूंगी। न जाने कहाँ से आ गई हो मुंह उठाकर। बिजली, तुम भी तो हर दफा मुझसे कुछ न कुछ तो मांगने आती हो। अगर आज मैं चावल लेने आ गई तो क्या हो गया? चल चल निकल मेरे घर से, कहा ना मेरे पास चावल नहीं है। तो ठीक है, कभी कभी दोबारा मेरे घर ना आना। फिर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। बबली कबूतरी चिड़िया के पास जाती है। बहुत बुरी है, बहुत बुरी है ये काली कवि। क्या हुआ बबली बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो काली कवि हर समय मुझसे कुछ न कुछ लेने आ जाती है। आज मेरे बबलू का मन कर रहा था चावल खाने को। जब मैं उससे लेने गई तो उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। बबली बहन, आपको तो पता है उस कवि का, वो किसी को कुछ नहीं देती। आलू मटर वाले चावल की खुशबू तो फैली हुई है। मेरी मीना भी जिद कर रही थी, इसलिए मैं भी आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ। आप बबलू को लेकर यहाँ ही आ जाएं, हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। मम्मा मम्मा, क्या चावल बन गए हैं? नहीं जुगनू बेटा। बिजली, और कितनी देर लगेगी? बादल, मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। बिजली कभी नदी से पानी भरने चली जाती है। जुगनू कौवा चुपके से रसोई में जाता है। मैं थोड़े से चावल खा लेता हूँ, मम्मा को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहते हुए जुगनू कौवा आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। वो पेट भरकर चावल खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। बादल कौवे को भी चावल की खुशबू सता रही थी, वो भी रसोई में जाता है। ये चावल तो पककर तैयार है, मैं थोड़े से खा लेता हूँ। जुगनू कौवे के बाद बादल कौवा भी वो आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। देखते ही देखते हंडिया तो खाली हो जाती है। बबली कबूतरी भी अपने बेटे बबलू को लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। मानो चिड़िया आलू मटर वाले चावल बनाने लगती है। बिजली कभी नदी से पानी भरकर ला रही थी कि रास्ते में उसे उसकी बहन मिलती है। अरे पिंकी, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो, मैंने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं, चलो हम सब मिलकर खाएंगे। बिजली कभी अपनी बहन पिंकी को अपने घर में ले जाती है। बिजली कभी जब हंडिया लेकर आती है तो वो खाली थी। ये क्या, इसमें तो चावल ही नहीं है, चावल कौन खा गया? जुगनू कौवा और बादल कौवा तो चुप बैठे हुए थे। ये जरूर तुम दोनों का काम है, अब मैं अपनी बहन को क्या दूंगी? दीदी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। पिंकी, तुम यहीं बैठो, मैं पड़ोसियों से कुछ लेकर आती हूँ। फिर बिजली कभी तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। भोजन तो मगर कहाँ से? मैं तो खुद चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल खा कर आ रहा हूँ। तुम भी जाकर चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल ले लो। क्या, मानो चिड़िया ने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं? हाँ, मैं तो पेट भर कर खा कर आया हूँ। फिर बिजली कभी मानो चिड़िया के घर की ओर जाती है। अरे कबूतरी बहन, तुम भी यहाँ हो? हाँ, चिड़िया तुम्हारी तरह नहीं है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़े से आलू मटर वाले चावल दे दो। अगर तुम्हारी बहन आई है तो मैं क्या करूँ? हम सब आलू मटर वाले चावल खा रहे हैं, हमें तंग मत करो। चिड़िया, मेरे सारे चावल जुगनू और बादल खा गया। तो फिर मैं क्या करूँ? हमारा समय बर्बाद ना करो। बबली बहन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम चिड़िया से कहो मुझे 1 प्लेट आलू मटर वाले चावल दे दे। बिजली, पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद पड़ ही जाती है, इसलिए इतना घमंड न किया करो। बिजली कभी सभी से बहुत शर्मिंदा थी। मानो चिड़िया 1 प्लेट बिजली कभी को दे देती है
और बिजली कभी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बिजली कभी तेज बारिश में कबूतर के आमों के बाग में जाती है। कबूतर भैया, मुझे इन आमों के पेड़ से एक मीठा आम तोड़ दो। क्यों? ये मेरे पेड़ हैं, मैंने इन्हें मेहनत से बड़ा किया है, मैं तुम्हें क्यों आम दूं? कबूतर, अगर एक आम दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसी तेज बारिश में कहीं से भोजन भी नहीं मिल रहा। निकलो यहाँ से, खुद तुम पति पत्नी कोई काम करते नहीं हो और बस मुफ्त का खाना ही आता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें गंदी आँखों वाला कबूतर कहती हूँ, क्योंकि तुम्हें किसी पर दया नहीं आती। बिजली कभी कबूतर को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बादल कौवा तोते के खेत में जाता है। कबूतर यार, मुझे अपने खेत से एक मकई का भुट्टा तोड़ दो, मैं कल से बहुत भूखा हूँ। तो तुम्हें किसने कहा है कि सारा दिन आवारा घूमो? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने खेत में फसल उगाओ, लेकिन तुम पति पत्नी ने तो कसम खा रखी है काम ना करने की। बस बस, अगर भुट्टा नहीं देना तो ना दो, मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। आहा जाओ, नहीं देना मुझे कोई भुट्टा। मेरी पत्नी तुम्हें ठीक ही कहती है, मोटी चोंच वाला तोता। फिर बादल कौवा भी तोते से लड़ झगड़ कर अपने घर चला जाता है। बादल जी, आज मैं कबूतर से मीठा आम लेने गई तो उसने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और एक भी आम नहीं दिया। मुझे भी उस तोते ने अपने खेत से मकई का भुट्टा नहीं दिया। बादल जी, कितना अच्छा हो जाए कि अगर ये सारा जंगल पक्षियों से खाली हो जाए, वो गंदी आँखों वाला और मोटी चोंच वाला यहाँ से चले जाएं। इस तरह जंगल पर हमारा कब्जा होगा। बिजली, बात तो तुम्हारी ठीक है, हमें रोज रोज दाना लेने भी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हम सब ये करेंगे कैसे? हाँ बिजली, तुम अपनी माँ के पास जाओ, उनके पास तो शैतानी विचार होते हैं, वो तुम्हें जरूर कोई उपाय बताएगी। जब बारिश रुकती है तो बिजली कभी दूसरे जंगल अपनी माँ के पास जाती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। बिजली, अगर तुम जंगल खाली करवाना चाहती हो तो उन पक्षियों को बताओ कि आज रात जंगल में तूफानी बारिश आने वाली है। इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि जंगल के सभी घर टूट जाएंगे। तुम देखना, वो सब डरकर वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन बिजली बेटी, मेरा हिस्सा देना ना भूलना। हाँ हाँ माँ, मैं तुम्हें ही पहले मीठे आम देकर जाऊंगी। फिर बिजली कभी वापिस अपने जंगल लौट आती है। बादल जी, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले जाकर उस मानो चिड़िया को डराते हैं और फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को जाकर बता देगी। उसकी बात तो सभी पक्षी मानते हैं। फिर बिजली और बादल मानो चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मानो चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे क्या हुआ बिजली और बादल, आप यहाँ? मानो बहन, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज रात जंगल में क्या होने वाला है? नहीं बिजली बहन, क्या होने वाला है? रात को जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं और बिजली अपना सामान बांधकर यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन आप दोनों को ये किसने बताया? हमें मौसम का संदेश देने वाला पक्षी बता कर गया है। तुम भी अपना सामान बांध लो और बाकी पक्षियों को भी बता दो। हाँ चिड़िया बहन, जितनी जल्दी हो सके सब यहाँ से चले जाते हैं, वरना सभी मारे जाएंगे। ये सुनते ही मानो चिड़िया जल्दी से कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, जल्दी से अपना सामान बांध ले, रात को जंगल में तूफान आने वाला है। चिड़िया बहन, अभी अभी तो मेरे खेत में मकई के भुट्टे लगे हैं, मैं अपनी फसल को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? कबूतर भैया, जान ज्यादा कीमती है, जब तूफान खत्म होगा तो हम वापस लौट आएंगे। फिर मानो चिड़िया तोते के घर जाती है और वो तोते को सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, मेरा घर बहुत मजबूत है, कुछ भी नहीं होगा। तोते भैया, क्या पता कि तूफान कितना तेज होगा, अभी इस समय अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। फिर मानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधने लगते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सभी जंगल खाली कर देते हैं। बिजली और बादल भी बाकी पक्षियों के साथ वो जंगल छोड़ने का नाटक करते हैं। जैसे ही बाकी पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं तो बिजली और बादल तुरंत अपने जंगल की तरफ लौट आते हैं। बादल जी, मुझे नहीं पता था
कि इन पक्षियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। आधा काम तो उस चिड़िया ने ही कर दिया, सभी पक्षियों को जंगल से निकाल दिया। हाँ बिजली, अब तो सारा जंगल हमारा है। वो पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं और कबूतर के बाग में जाकर मीठे मीठे आम खाने लगते हैं। इतने मीठे आम तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। वो गंदी आंखों वाला सारे आम खुद खाना चाहता था। कितना मजा आएगा बादल जी, जब वो जंगल लौटेगा तो उसके पेड़ पर एक भी आम नहीं होगा। बिजली, उस तोते ने भी मेरी बहुत बेइज्जती की थी। चलो उसके खेत से भी भुट्टे खाते हैं। फिर वो दोनों तोते के खेत में जाते हैं और जी भर कर भुट्टे खाते हैं। शाम को वो अपने घर में आकर सो जाते हैं। रात होते ही जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है। जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थी और साथ में बहुत तेज बरसात भी हो रही थी। तेज हवा के कारण पक्षियों के घर जोर जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं। दोनों कपों की आँख खुल जाती है। बिजली, यहाँ तो सच में तूफान आ गया है। हमारा घर तो जोर जोर से हिल रहा है। बादल जी, बारिश भी बहुत तेज है। हम तो उड़कर किसी सुरक्षित जगह पर भी नहीं जा सकते। तेज हवा के झोंके से उनका घर नीचे आकर गिरता है। कपों को इतना समय भी नहीं मिलता कि वो अपने घर से बाहर निकल सके और वो दोनों ही घर के साथ नीचे दब जाते हैं। वो दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। बादल जी, अगर यहाँ कोई पक्षी होता तो हमारी मदद करता, लेकिन हमने तो सभी पक्षियों को यहाँ से निकाल दिया। बिजली, हमें हमारे किए की सजा मिली है। मानो चिड़िया के पास एक गुलाब जामुन था। वो अपना गुलाब जामुन लेकर घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे बादल कौवा मिल जाता है। चिड़िया, चलो एक खेल खेलते हैं। बादल भैया, मेरी बेटी भूखी है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। मुझे घर लौटकर जाना है। देखते हैं पीपल के पेड़ को पहले कौन पंख लगाता है। अगर पहले मैं गया तो तुम्हारा ये गुलाब जामुन मेरा, और अगर मैं हार गया तो ये अनाज से भरी हुई पोटली तुम्हारी। ढेर सारा अनाज देखकर चिड़िया भी लालच में आ जाती है। तो फिर ठीक है, देखते हैं आज कौन जीतता है। फिर मानो चिड़िया अपना गुलाब जामुन और बादल कौवा अपनी अनाज से भरी हुई पोटली वहीं रखते हैं। कौवे, मुझे धोखा ना देना, सीधा उड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे टकरा जाओ। तुम चिंता नहीं करो, ऐसा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं होगी, मैं जीत जाऊंगा। फिर दोनों में रेस शुरू होती है। बादल कौवा बहुत तेजी से उड़ता है। वो तो तेजी से उड़ता हुआ मानो चिड़िया से आगे निकल जाता है। मानो चिड़िया अभी आधे रास्ते में ही थी कि बादल कौवा पीपल के पेड़ पर पहुंच जाता है। मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब तुम्हारा गुलाब जामुन मेरा हुआ। मैं हार गई। कौवे, मुझे मेरे लालच ने धोखा दिया। हाँ, तुम मेरा गुलाब जामुन लेकर जा सकते हो। फिर बादल कौवा खुशी खुशी चिड़िया का गुलाब जामुन और अपना अनाज लेकर चला जाता है। बिजली, बिजली, कहाँ हो तुम? देखो मैं क्या लाया हूँ। मैं बुलबुल मौसी से अनाज और चिड़िया से गुलाब जामुन लाया हूँ। आज फिर मेरा बादल जी जीत गया होगा। हाँ बिजली, आज मैंने चिड़िया से रेस लगाई। छोटी चिड़िया तो अभी आधे रास्ते में ही थी कि मैं जीत गया। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बादल कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, क्या तुम बादलों तक उड़ सकते हो? हाँ, मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकता हूँ। कई बार तो मैं बादलों से भी ऊपर तक गया हूँ। तो फिर देखते हैं बंटी कि आज कौन बादलों तक जाता है। तभी मानो चिड़िया और चीकू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। बंटी भैया, आप ऐसा मत करें, आप हार जाओगे। जो हारेगा वो दूसरे को 3 दिन तक दाना ला कर देगा। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं नहीं हारने वाला। चल बे बादल, देखते हैं कि आज कौन जीतता है। फिर वो दोनों उड़ते हैं। जब वो दोनों थोड़ी ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा बहुत तेज हो जाती है। तेज हवा में ऊपर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन बादल कौवा तो बिना सोचे ही ऊपर से ऊपर उड़ते जा रहा था। बंटी कबूतर तो डर जाता है और वापस नीचे लौट आता है। देखते ही देखते बादल कौवा तो बादलों के पास पहुंच जाता है। तेज हवा बादल कौवे को दूर तक ले जाती है।
बंटी भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा ना करें। अब देखें, बादल कौवा तो हवा में उड़ गया है। बादल कौवा तो हवाओं के साथ साथ उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। कौवे की किस्मत अच्छी थी, वो अचानक नीचे गिरता है और नीचे एक नरम घास के खेत में जाकर गिरता है। बच गया, बच गया मैं। अगर मैं जमीन पर गिरता तो मेरी हड्डी टूट जाती। कौवा फिर उड़ता है और वो चिड़िया, तोते और कबूतर के पास जाता है। बादल भैया, आप जिंदा हो? हम तो समझे थे कि आप नहीं बचोगे अब। मुझे बादल कहते हैं, बादल। बादलों तक पहुंचना तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। चल बे कबूतर, अब मेरा नौकर बन जा और मेरा दाना मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। बादल जी, आज दाना नहीं लाए? वो गंदी आंखों वाला कबूतर मुझसे शर्त हार गया था, इसलिए 3 दिन तक वो ही हमें दाना ला कर देगा। ये सुनकर बिजली कौवी बहुत खुश होती है। मेरे बादल जी किसी से नहीं हारने वाले। मेरा पति तो बहुत बहादुर है। तभी कबूतर भी दाना लेकर आ जाता है। गंदी आंखों वाले, मेरे पति से मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जरा देखो तो मेरे बादल जी के पंख कितने बड़े बड़े हैं। मेरे पति से कोई भी नहीं जीत सकता। बिजली, अगर हवा तेज न होती तो मैं ही जीतने वाला था। बादल की तो किस्मत अच्छी थी जो घास पर गिरा। अगर किसी पत्थर से टकरा जाता तो बादल जीत कर भी हार जाता। मुफ्त का भोजन खाने के लिए बादल कौवा कुछ भी कर सकता था। एक दिन मानो चिड़िया और चीकू तोता बैठे हुए थे कि बादल कौवा वहाँ जाता है। बादल कौवे, कोई है इस जंगल में जो उस बड़े नारियल के पेड़ से छलांग लगा सके? मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर देखते हैं, आज तो मैं ही जीतूंगा। तोते भैया, वो पेड़ बहुत ऊंचा है, किसी के चोट भी लग सकती है। आप रुक जाएं, आप ऐसा काम ना करें। नहीं चिड़िया बहन, आज तो बादल कौवा हारेगा, जरूर हारेगा। तो फिर आजा मोटी चोंच वाले, देखते हैं। फिर वो दोनों नारियल के ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। चीकू तोता जब नीचे देखता है तो वो डर जाता है। वो रुक जाता है, लेकिन बादल कौवा बिना कुछ सोचे ही ऊपर से छलांग लगा देता है। कौवा तो सीधा जमीन पर जाकर गिरता है और कौवे की दोनों टांगे टूट जाती हैं। हाय मेरी टांगे, मेरी टांगे, मैं मर गया, मुझे कोई बचा लो। फिर तोता और मानो चिड़िया वहाँ आते हैं। कौवे भैया, आपकी तो दोनों टांगे टूट गई हैं। कौवे, तुम तो जीत कर भी हार गए, टांगे टूट गई है तुम्हारी। अब तुम किसी से भी मुकाबला नहीं कर सकते। जिससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ऐसा किया। अब मुझे मेरे घर पहुंचा दो। ऐसे बादल कौवा अपने किए पर पछताता रहता है। जंगल में कई दिनों से बारिशें लगातार हो रही थी। बादल जी, इन बारिशों के दिनों में मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। मैं क्या करूं? मेरा भूख से बहुत बुरा हाल है। बिजली, रसोई में कुछ पड़ा है खाने को? हाँ, रसोई में मिर्ची के अलावा कुछ भी नहीं पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया। वो गंदी आंखों वाला कबूतर मुझे हजार बातें सुनाएगा। उसके पास मीठा फल तो है, मैंने देखा था, वो अभी अभी लेकर जा रहा था। अच्छा, अगर कबूतर के पास मीठा फल है तो मैं जाती हूँ, मैं किसी न किसी तरह वो मीठा फल ले ही आऊंगी। फिर बिजली कौवी अपने घर से निकलती है और वो कबूतर के घर की ओर जाती है। बबली, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं सीधा फल के पेड़ की ओर गया और मुझे ये मीठा फल मिल गया। अगर ना मिलता तो हम दोनों को आज भूखे ही रहना पड़ता। कबूतर, मेरे सुंदर कबूतर भाई, जरा दरवाजा खोलना। बबली, ये तो बिजली कौवी की आवाज है, वो इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या करने आई होगी? फिर बंटी कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया, मेरा भूख से बुरा हाल है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। है, आपके घर में एक मीठा फल है, मुझे सब मालूम है। लेकिन वो फल तो मैं और बबली खाने ही वाले थे। अगर खाने नहीं देना तो मुझे एक नजर देख ही लेने दो वो मीठा फल। ठीक है, चलो देख लो। फिर कबूतर बिजली कौवी को घर के अंदर ले जाता है। ये मीठा फल तो बहुत स्वादिष्ट होगा।
बिजली बहन, अगर हमें कोई और मीठा फल मिला तो हम आपको भी जरूर देंगे। अरे ये क्या, वो देखो कबूतर, तुम्हारे मटके के पीछे चूहा है। जैसे ही वो पति पत्नी पीछे मुड़कर देखते हैं तो बिजली कवि उनका मीठा फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। रुको रुको दुष्ट कवि, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कबूतर भी बिजली कवि के पीछे भागता है, लेकिन बिजली कवि झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। मैं कितनी मुश्किल से मीठा फल ढूंढ कर लाया था, बेशर्म कवि छीन कर ले गई। फिर कबूतर वापस घर चला जाता है और बिजली कवि कबूतर से छुपते हुए वापस अपने घर चली जाती है। शाम के बाद कबूतर और कबूतरी मानो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, अगर तुम्हारे पास कुछ दाने हैं तो हमें दे दो, हम बहुत भूखे हैं। लेकिन कबूतर भैया, आप तो सुबह मीठा फल लाए थे। चिड़िया बहन, क्या बताऊं, वो मीठा फल तो वो दुष्ट काली कवि हमसे छीन कर भाग गई। ये सुनकर मानो चिड़िया हंसने लग जाती है। कबूतर भैया, वो कौवा और कवि तो हर समय भूखे ही होते हैं। कल बादल कव्वे ने तोते से भी फल छीन लिया था। फिर मानो चिड़िया कबूतर और कबूतरी को कुछ दाने दे देती है। वो दोनों पति पत्नी दाने लेकर अपने घर चले जाते हैं। बिजली कवि आधे से ज्यादा फल खुद खाती है और बाकी बचा हुआ बादल कव्वे को दे देती है। बिजली, मेरे लिए इतना सा फल, इससे भला मेरा क्या होगा। अच्छा, इतनी भूख लगी थी तो खुद जाकर ले आते। अब मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर बिजली कवि अपने घोंसले में आराम से सो जाती है। दूसरे दिन मानो चिड़िया और कबूतर उड़ते हुए इंसानों की बस्ती की ओर जाते हैं। किसान की पत्नी छपरे के नीचे बैठी मीठा हलवा बना रही थी। चिड़िया बहन, किसान की पत्नी बहुत दयालु है, अगर हम उससे मीठा हलवा मांगे तो वो हमें जरूर देगी। हाँ कबूतर भैया, लेकिन हो सकता है कि हलवा थोड़ा हो। फिर चिड़िया और कबूतर किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, बारिश की वजह से दाना बहुत मुश्किल से मिलता है, हम भूखे हैं, हमें भी थोड़ा सा मीठा हलवा दे दे। चिड़िया, मेरी माँ और बहन आ रही है, इसलिए हलवा थोड़ा है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें हलवे का सामान दे देती हूँ। तुम घर जाकर मीठा हलवा बनाकर खा लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है चिड़िया बहन, बहुत मजा आएगा ऐसी बारिश में मीठा हलवा बनाने का। फिर किसान की पत्नी एक पोटली में उन्हें हलवे का सामान दे देती है। चिड़िया और कबूतर वो पोटली लेकर अपने जंगल वापिस आ जाते हैं। वो सीधे कबूतर के घर जाते हैं। बबली बहन, मीठा हलवा तुम बनाओगी या मैं बनाऊं? मानो बहन, मैं मीठा हलवा बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ, आप बैठो, मैं बनाती हूँ। बबली कबूतरी रसोई में आग जलाती है और मीठा हलवा बनाना शुरू करती है। बादल, बादल उठो, मुझे कबूतर के घर से मीठे हलवे की खुशबू आ रही है। क्या ऐसे मौसम में कबूतर ये हलवे का सामान कहाँ से लाया होगा? जरूर ये खुशबू किसी और के घर से आ रही होगी। बादल जी, तुम जाओ, एक बार जाकर तो देखो। फिर बादल कौवा अपने घर से निकलता है और खिड़की से जाकर देखता है। कबूतर, कबूतरी और मानो चिड़िया सभी मिलकर मीठा हलवा खा रहे थे। चिड़िया बहन, तुम सब क्या खा रहे हो? काले कौवे, तुम भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं लाठी उठा लूँगा। कबूतर भैया, इतना गुस्सा मत करे। चिड़िया बहन, थोड़ा सा हलवा मेरे पंख पर डाल दो। अच्छा, अपना पंख आगे करो। फिर बादल कौवा अपना पंख खिड़की से आगे करता है। मानो चिड़िया गरम गरम हलवा कौवे के पंख पर रख देती है। गरम गरम, ये हलवा बहुत गरम है। बादल कौवा जल्दी से वो गरम गरम हलवा खा लेता है और उसकी चोंच भी जल जाती है और फिर वहाँ से भागता है। मैं चल गया, मैं चल गया। मानो चिड़िया और बिजली कवि तेज बारिश में दाना ढूंढने अपने घर से बाहर निकली थी। थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें एक मीठा फल दिखाई देता है। बिजली कवि भागकर उस आम के फल के पास जाकर बैठ जाती है। चिड़िया, मुझे आज फिर तुमसे पहले मीठा फल मिल गया है। मेरा जुगनू तो खाएगा मीठा आम और तुम्हारे बच्चे सोएंगे भूखे। बिजली बहन, मेरी नीयत साफ है, मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ, तुम देखना मुझे भी भोजन मिल ही जाएगा। फिर बिजली कवि वो आम लेकर वहाँ से चली जाती है।
और मानो चिड़िया पूरे जंगल में तेज बारिश में मारी मारी फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे वहाँ 2 दाने दिखाई देते हैं। आज मेरा परिवार पेट भरकर ही सोएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। फिर मानो चिड़िया वो दाने लेकर आगे बढ़ती है। सामने अपने घर के बाहर एक बूढ़ी कौवी बैठी हुई थी। वो बीमार थी, वो उड़ नहीं सकती थी। चिड़िया बेटी, मेरे पास आओ, मैं बीमार हूँ, उड़ नहीं सकती, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मानो चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, मेरे पास तो यही 2 दाने हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं क्या करूँ? अगर ये 2 दाने भी आपको दे दूँगी तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। ठीक है बेटी, तुम मेरी भूख को छोड़ो, तुम ये दाने अपने बच्चों के लिए ले जाओ। फिर मानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है, लेकिन आधे रास्ते पे जाकर उसे ख्याल आता है, बूढ़ी माँ जी तो उड़ भी नहीं सकती, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। ऐसी बारिश में भला वो कहाँ से दाना ढूंढेंगी? मैं तो दोबारा भी दाना लेने जा सकती हूँ। मानो चिड़िया फिर से वापस मुड़ती है और वो दाना जाकर बूढ़ी कौवी को दे देती है। माँ जी, मुझे रास्ते से एक फल मिल गया था, इसलिए ये दाना मैं आपको देने आई हूँ। मानो चिड़िया बूढ़ी कौवी का दिल रखने के लिए ऐसा कहती है। बेटी, ऊपर वाला तुझे इसका जरूर फल देगा। फिर बूढ़ी कौवी चिड़िया से दाना लेकर खा लेती है। मानो चिड़िया बहुत उदास थी, वो उदासपन के साथ वहाँ से चली जाती है और वो एक सूखे हुए पेड़ के पास बैठ जाती है। जंगल में बारिश भी हो रही थी और अंधेरा भी बहुत बढ़ चुका था। आज मेरे बच्चों को फिर से भूखा रहना पड़ेगा। मैं बहुत शर्मिंदा होंगी अपने बच्चों से। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत बुरा दिन है। चिड़िया चुप कर जाओ। चिड़िया आवाज सुनकर हैरान होती है। अरे पेड़ जी, आप तो सूखे हुए पेड़ हैं, फिर आप बात कैसे कर सकते हैं? चिड़िया, मैं एक सूखा हुआ पेड़ तो हूँ, लेकिन मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरी पेड़ की खोखर में देखो। फिर चिड़िया उस सूखे हुए पेड़ की खोखर में देखती है। वहाँ तो ढेर सारा भोजन था। ये सब देखकर मानो चिड़िया बहुत खुश होती है। पेड़ जी, क्या मैं कुछ फल अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? हाँ जरूर, अगर कोई भूखा पक्षी मिले तो उसकी मदद भी कर देना, क्योंकि मेरा जादू तुम्हें हर रोज भोजन देगा। फिर मानो चिड़िया उस पेड़ की खोखर से ढेर सारा भोजन ले लेती है और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट जाती है। फिर चिड़िया अपने परिवार के साथ मिलकर वो भोजन खाती है। मम्मा, मेरे दोस्त किकी की मम्मा बीमार है। मम्मा, क्या मैं उसे भी फल दे आऊं? हाँ बेटे, हमें किसी मजबूर और मुश्किल में फंसे हुए पक्षी की मदद करनी चाहिए। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। मानो चिड़िया अगले दिन उसी सूखे हुए पेड़ के पास जाती है और वहाँ से भोजन लेती है। चिड़िया को पेड़ से भोजन लेते हुए बिजली कौवी देख लेती है। चिड़िया जब भोजन लेकर जा रही होती है तो बिजली कौवी उसे रोक लेती है। चिड़िया बहन, क्या वो सूखा पेड़ मुझे भी भोजन देगा? हाँ बिजली बहन, वो सूखा हुआ पेड़ सभी पक्षियों की मदद करता है, लेकिन जो अच्छे, सच्चे और मेहनती पक्षी हों, सिर्फ उन्हीं की मदद करता है। मैं भी तो अच्छी कवि हूँ, मेहनती हूँ, मैं भी जाती हूँ और उस सूखे पेड़ से दाना लेती हूँ। फिर बिजली कौवी सूखे हुए पेड़ के पास जाती है। पेड़ पेड़, मेरी मदद करो, मुझे भी अपनी खोखर से भोजन लेने दो। कौवी, तुम मेरे पेड़ की खोखर से भोजन ले सकती हो, अगर तुम मेहनती और सच्ची पक्षी है तो। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं तो बहुत मेहनती हूँ और मैं जंगल के सभी पक्षियों की बहुत मदद करती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी पेड़ की खोखर में झांक कर देखती है, लेकिन पेड़ की खोखर से मधुमक्खियाँ बिजली कौवी पर हमला कर देती हैं और बिजली कौवी वहाँ से भाग जाती है। बिजली कौवी वहाँ से भागती है और मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे इन मधुमक्खियों से बचा लो।
फिर मानो चिड़िया बिजली कवि की जान बचाती है और वो मधुमक्खियों को वापस भेज देती है। बिजली बहन याद रखना, अच्छाई का सिला हमेशा अच्छा ही मिलता है और बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तेज बारिश में बादल कव्वा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। ये पक्षी भी बहुत चालाक हो गए हैं, क्या जाता है इनका, अगर एक दाना मुझे दे दिया करे। अब तो जंगल का कोई पक्षी भी मेरा विश्वास नहीं करता, क्या करूं मैं। आज तो भूख भी बहुत लगी है और ऐसी बारिश में अब मैं दाना कहाँ से ढूंढने जाऊंगा। तभी उसे दूर से बंटी कबूतर दाना लेकर आता हुआ दिखाई देता है। ये कबूतर तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, ये तो कभी मेरी बातों में नहीं आएगा। तभी कव्वे के दिमाग में एक नई शरारत आती है। जैसे ही कबूतर कव्वे के पास पहुंचता है तो बादल कव्वा नीचे लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से हिलने लगता है। कव्वे को ऐसा करता हुआ देखकर कबूतर जल्दी से वहां आता है। बादल कव्वे, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन कव्वा कोई जवाब नहीं देता और वैसे ही करने लगता है। बंटी कबूतर थोड़ा सा पानी कव्वे के मुंह में डालता है, लेकिन कव्वा फिर भी वैसा करना ही जारी रखता है। पता नहीं इसे क्या हो गया है, ऐसा करता हूँ थोड़ा सा दाना खिलाता हूँ, शायद ये ठीक हो जाए। कव्वा जब ये सुनता है वो तो खुशी से फूल जाता है। फिर कबूतर दाना कव्वे को खिला देता है, तभी कव्वा भी उठ जाता है। बादल कव्वे, मैं तो घबरा ही गया था, तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हें क्या बताऊं कबूतर के मुझे क्या मसला है। सभी पक्षी समझते हैं कि मैं बहुत काहिल और सुस्त हूँ, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मुझे कितनी बीमारियाँ हैं। 3-4 रोज से तो मैं कुछ ज्यादा ही बीमार हूँ। बैठे बैठे ही चक्कर आने लगते हैं और मन घबराने लगता है। तुम ही बताओ कबूतर कि ऐसी हालत में मैं कैसे काम करूं। मेरी जिंदगी का तो अब कोई भी भरोसा नहीं है। बादल, ऐसा तो ना कहो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हम सबको ये तो नहीं पता था कि तुम इतने बीमार हो। मैं सभी पक्षियों से कह दूंगा कि तुम्हारा ख्याल रखें। कव्वे के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मैं भी कव्वा हूँ, जितना ऊपर से काला हूँ उतना ही अंदर से काला हूँ। ये तो मेरी शान के खिलाफ है कि मैं कोई काम करूँ। अब तो सारी जिंदगी ऐसे ही एक्टिंग कर कर खाऊंगा। फिर कबूतर चिड़िया के घर जाता है। चीकू तोता भी वहीं बैठा हुआ था। चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि बादल कव्वा कितना आलसी है, इसलिए मैं उसके सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ। लेकिन असल बात का तो मुझे अब पता चला है। क्या हुआ बंटी भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चिड़िया बहन, वो कव्वा तो बहुत बीमार है। उसको तो ऐसी बीमारी लगी हुई है कि वो बीमारी मेरी समझ में भी नहीं आई और ना ही उस बीमारी का कोई इलाज है। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि इस मुश्किल समय में हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। उसने आज तक हमारे जंगल में कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन जो भी हो वो है तो हमारे जंगल का पक्षी। हमारे जंगल की रौनक उसी की वजह से ही है। बताओ कबूतर, हमें क्या करना होगा? मैंने सोचा है कि हम सब मिलकर बारी बारी उसे दाना दिया करेंगे। हाँ बंटी भैया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अगली सुबह वो तीनों पक्षी बादल कव्वे के पास जाते हैं। बादल भैया, मुझे आपसे बहुत शिकायत है। जैसा भी हो, मैंने हर मुश्किल समय में आपका साथ दिया है। आपको मुझे बताना चाहिए था अपनी बीमारी का। मानो बहन, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस मैं अकेला ही लड़ना चाहता था। ऐसा कहते हुए कव्वा फिर से वही एक्टिंग करना शुरू कर देता है। ये देखकर चिड़िया डर जाती है और वो कबूतर के बताए हुए मुताबिक एक दाना कव्वे के मुंह में डाल देती है। कुछ ही देर में कव्वा उठकर बैठ जाता है। कव्वे भैया, आपने घबराना नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मानो बहन, मुझे लगता है अब मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। ये बीमारी मुझे मारकर ही मेरा पीछा छोड़ेगी। अभी तो आज मुझे अपने घोंसले की मुरम्मत का काम भी करना था। जैसे ही मेरी सेहत ठीक होती है, मैं ये काम करना शुरू कर दूंगा। कव्वे भैया, मैं कर दूंगी आपके घोंसले का काम। इसी हालत में मैं आपको घर का काम नहीं करने दूंगी। ठीक है चिड़िया बहन, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, वरना मैं खुद ही कर लेता। बेचारी चिड़िया
सारा दिन जंगल से सूखे तिनके लाकर कप्पे की छत की मुरम्मत करती है। अगले दिन बादल कप्पे का मामा साथ वाले जंगल से आता है। वो देखता है कि सभी पक्षी कप्पे की बहुत सेवा कर रहे हैं। पक्षियों के जाते ही उसका मामा बादल कप्पे के पास जाता है। भांजे, क्या तुम जंगल के राजा तो नहीं बन गए जो सभी पक्षी तुम्हारी इतनी सेवा कर रहे हैं? मामा जी, ऐसा ही समझ ले। अगर आप कहें तो आपको भी ये राज बता दूं। तभी कबूतर वहीं से गुजर रहा था। वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। मामा जी, सभी पक्षी मुझे देखकर दूर भागते थे, कहीं मैं उनसे कुछ मांग ना लूं। लेकिन इस बार मैंने भी ऐसा खेल खेला है कि आपने अपनी आँखों से देख ही लिया है। फिर बादल कप्पा सारी बात अपने मामा जी को बता देता है। अरे वाह, सच में बादल, तुम्हारे जैसा दिमाग किसी का नहीं है। कबूतर जो सुबह सुबह फल लेकर कप्पे के पास आया था, वो ये सारी बातें सुन लेता है और उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है कि वो कैसे उल्लू बन गया। लेकिन कप्पे, अब तुम इस बात की चिंता ना करो, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। फिर वो सभी पक्षियों को बुलाता है और उन्हें सारी बात बताता है। लेकिन बंटी भैया, अब हम क्या करेंगे? चिड़िया बहन, हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे जो उसने हमारे साथ किया है। हम भी वैसी ही एक्टिंग करेंगे जैसी वो करता है। कबूतर, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि जब भी कप्पा एक्टिंग करने लगे, जो पक्षी भी वहाँ हो वो भी वैसी एक्टिंग करने लग जाए। इससे क्या होगा? इससे वो खुद ही एक्टिंग करना छोड़ देगा। अब इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस दिन के बाद सभी पक्षी ऐसा ही करते हैं। दोपहर को मिठू तोता कप्पे के घोंसले में जाता है। तोते को देखकर कप्पा वैसे ही करने लगता है। तुरंत तोता भी लेटकर अपनी आंखें बंद कर जोर जोर से हिलने लगता है। ये देखकर बादल कप्पा बहुत परेशान हो जाता है। शाम को जब रानू चिड़िया आती है तो कप्पा उसे देखकर भी वैसी एक्टिंग शुरू कर देता है। तो मानो चिड़िया भी कप्पे की एक्टिंग करना शुरू कर देती है। कप्पा तो और भी परेशान हो जाता है। मैं तो ऐसे ही एक्टिंग कर रहा था, ये सभी पक्षियों को क्या हो गया है? अब मेरे दाने का क्या होगा? अगली सुबह कबूतर घबराया हुआ कप्पे के पास जाता है। बादल यार, पूरे जंगल में तुम्हारी बीमारी फैल गई है। मैं अभी पास के जंगल में बुलबुल डॉक्टर से मिलकर आया हूँ। पता है उसने क्या कहा है? क्या कहा है उसने? उसने कहा है कि ये बीमारी जिसको सबसे पहले लगी है उसके दिल को निकालना होगा, फिर ही मैं उसके दिल की वजह से इस बीमारी को जान पाऊंगी। बादल यार, अब सभी पक्षियों की जिंदगी का सवाल है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने दोस्तों के लिए ये कुर्बानी जरूर दोगे। ये सुनकर बादल कप्पे के तो रंग ही उड़ जाते हैं। लेकिन मुझे तो कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं, तो क्यों मैं अपना दिल दूं? तभी बाकी सब पक्षी भी आ जाते हैं। मैं तो बस ड्रामा कर रहा था आप सबसे दाना लेने के लिए। कप्पे, हम सब भी ड्रामा ही कर रहे थे तुमसे सच बुलवाने के लिए। क्या तुम खुद को ज्यादा होशियार समझ रहे थे? लेकिन तुमसे ज्यादा बुद्धू कोई भी नहीं है इस जंगल में। जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही थीं। बादल जी, जब मैं छोटी थी तो ऐसी बारिश में मेरी माँ मुझे खिचड़ी बनाकर खिलाया करती थी। और मेरी माँ ऐसी बारिश में मीठी खीर बनाया करती थी। इससे तो अच्छा था कि मैं अपनी माँ के पास ही रहती। कम से कम बारिश में मुझे खिचड़ी तो मिलती रहती। बिजली, देखो रसोई में क्या क्या सामान है, आज मैं तुम्हें खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगा। बिजली कभी रसोई में जाती है। चावल वाला डिब्बा खाली है और दाल भी नहीं है। बादल, अरे ओए बादल, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ना घी है, ना चावल, ना दाल। चलो बिजली, अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाते हैं, उसके पास खिचड़ी बनाने का सामान जरूर होगा। फिर वो दोनों पति पत्नी तेज बारिश में चिड़िया के घर जाते हैं। बिजली कभी दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी सुंदर बहन चिड़िया, कहाँ हो? दरवाजा खोलो। मगर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। लगता है बिजली चिड़िया घर पर नहीं है, चलो हम कबूतर के घर जाते हैं। फिर वो पति पत्नी कबूतर के घर की ओर जाते हैं। आज तो कप्पे खिचड़ी खाने के लिए कई जतन कर रहे थे,
कबूतर, क्या तुम घर में हो? मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम यहाँ हो और हम तुम्हें घर में ढूंढ रहे थे। अरे क्या हुआ बिजली बहन, ऐसी बारिश में सब ठीक तो है ना? मानो बहन, तुम्हारी भाभी का खिचड़ी खाने को मन कर रहा था, इसलिए हम तुम्हारे घर चले गए थे। बादल भैया, मेरे घर की तो छत टपकने लग गई थी, इसलिए मैं कबूतर के घर आ गई। कबूतर भी घर से बाहर आ जाता है। कहाँ है खिचड़ी, कहाँ है? अरे कबूतर, यहाँ कहाँ है, हम तो खुद खिचड़ी ढूंढ रहे हैं। बिजली, चलो हम मैदान की तरफ जाते हैं, वहाँ से हमें चावल और दाल मिल जाएगी और फिर हम सब मिलकर खिचड़ी बनाकर खाएंगे। ऐसे वो सभी वहाँ से उड़ते हैं। वो अभी घने जंगल के पास पहुँचे ही थे कि हवा बहुत तेज हो जाती है और बिजली कभी तेज हवा से एक दिशा में उड़ जाती है। बिजली, बिजली नहीं है चिड़िया, मेरी बिजली कहाँ चली गई? हमें बिजली की खोज करनी होगी, लगता है वो तेज हवा से उड़ गई है। फिर वो तीनों दोस्त बिजली कवि की खोज करने लगते हैं। बिजली कवि तो किसी पतंग की तरह उड़ रही थी। बिजली कवि जाकर एक बड़े पेड़ से टकराती है और गिर जाती है। बादल भैया, आप चिंता न करें, जब बारिश रुकेगी तो बिजली कवि घर आ जाएगी। अगर मुझे पहले मालूम होता तो हम कभी खिचड़ी खाने की जिद न करते। हमें जंगल की दूसरी तरफ जाकर देखना होगा, क्योंकि हवा उसी तरफ चल रही है। तभी वहाँ बुलबुल आ जाती है। एक कवि उड़ती हुई उस दिशा में जा रही थी, आप जाकर वहाँ देखें। फिर वो सभी दोस्त बुलबुल की बताई हुई दिशा की ओर चले जाते हैं। बारिश रुकने की बजाय और भी तेज हो गई थी। तो सो रही मेरी पत्नी पेड़ के नीचे। मैं बच गई बादल। बिजली, तुमने ही तो जिद की थी ऐसी बारिश में खिचड़ी खाने के लिए। जी तो तुम्हारा भी कर रहा था, वरना तुम मेरे कहने पर कभी बाहर ना आते। चलो दोस्तों, अभी हमें चावल और दाल लेने भी जाना है। अभी वो उड़े ही थे कि उनका पुराना दोस्त तोता वहाँ आ जाता है। अरे आप सब यहाँ, वो भी इतनी तेज बारिश में? तोते भैया, हम तो मैदान में से चावल और दाल लेने जा रहे हैं, क्योंकि बिजली और बादल का खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा है। वो सामने मेरा घर है, जब तक बारिश हो रही है आप सब वहीं रुक जाएं। जब बारिश रुक जाएगी तो फिर सब चले जाना। फिर चीकू तोता उन सबको अपने घर में ले जाता है। अरे तोते भाई, घर में क्या बन रहा है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पीछे से तोते की पत्नी रसोई से बाहर आती है। मैं अपने पति के दोस्तों के लिए ये खिचड़ी लेकर आई हूँ। क्या आपको खिचड़ी पसंद है? ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तोती बहन, ये खिचड़ी खाने के लिए ही तो हम सब बारिश में मारे मारे फिर रहे हैं। फिर तोते की पत्नी सभी पक्षियों को गरम गरम खिचड़ी देती है और सारे पक्षी मजे मजे से वो खिचड़ी खाते हैं। खिड़की में आकर बुलबुल भी बैठ जाती है। दोस्तों, क्या मुझे भी ये गरम गरम खिचड़ी मिलेगी? फिर सभी पक्षी जोर जोर से हंसने लगते हैं और बुलबुल को भी खिचड़ी मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।